हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th इंग्लिश रिजोल्यूशन चैप्टर नंबर 8 ओल्ड मैन एट द ब्रिज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इसका मतलब क्या होता है? पुल पर वृद्ध आदमी। पीछे से स्टार्ट करते हैं, द ब्रिज एट मैन ओल्ड। ठीक है, ओल्ड मैन का अर्थ होता है एक बूढ़ा आदमी या एक वृद्ध आदमी। एट द ब्रिज, एट का यहाँ पर मतलब है पर, है ना। द ब्रिज यानी ब्रिज है, तो पुल पर वृद्ध आदमी, पुल पर एक वृद्ध आदमी है, उसके विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले इस पार्ट को शुरू करेंगे, उससे पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि इस पार्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुख्यतः ये कहानी एक युद्ध के माहौल की है, जहाँ पर दो व्यक्तियों का आपस में संवाद या मैं कहूँ तो बातचीत को दिखाया गया है ना। एक युद्ध का माहौल है, ठीक है, जिसमें से एक सैनिक है। उन दो व्यक्तियों में से एक कौन है? सैनिक है, और दूसरा एक वृद्ध आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है ना। इस कहानी में यह सैनिक, ये वाला जो सैनिक है, एक पुल पर है, एक पुल पर खड़ा हुआ है और उस पुल पर से देख रहा है एक ऐसे बूढ़े आदमी को, एक ऐसे बूढ़े आदमी को जिसकी आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बमबारी हो रही है यहाँ से वहाँ। युद्ध का माहौल बोला ना मैंने, युद्ध का माहौल चल रहा है, यहाँ से वहाँ बमबारी चल रही है। तो एक पुल बनाया गया है, पुल के ऊपर एक सैनिक आदमी है जो एक ऐसे बूढ़े आदमी को देख रहा है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, थक कर कहाँ बैठ गया है? वहीं बैठ गया है, पुल के किनारे पर ही या पुल पर ही बैठ गया है। क्यों बैठ गया है वो? क्योंकि वह दुखी है, और वो दुखी क्यों है? क्योंकि युद्ध के कारण उस बूढ़े आदमी से उसका सब कुछ छिन चुका है, क्या क्या छिन चुका है वो सब अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पूरे चैप्टर में, पूरे पार्ट में केवल इस बूढ़े आदमी के बारे में ही बताया गया है। ठीक है ना, इस बूढ़े आदमी के दुख के बारे में। और कवि कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो बताते हैं हमारे को इस कहानी में इस बूढ़े आदमी के माध्यम से उस पूरे शहर की स्थिति को बताते हैं जहाँ पर वे रहते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? स्पेन में रहते हैं। ठीक है ना, ये वहाँ के शरणार्थियों की कहानी है। तो उनमें से सिर्फ एक के माध्यम से कभी समझा रहे हैं कि कभी किसी देश में युद्ध छिड़ता है, गृह युद्ध छिड़ता है, तो वहाँ की जो परिस्थिति होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उन पर क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, किन किन दुखों का उनको झेलना पड़ता है, कैसे उनके जो अपने होते हैं वो उनसे बिछड़ जाते हैं ना। तो इसी कहानी के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओल्ड मैन एट द ब्रिज। एन ओल्ड मैन विथ स्टिल rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road। यानी कि स्टील के फ्रेम का चश्मा, स्पेक्टिकल्स यानी क्या होता है? ऐनक या फिर चश्मा भी कह सकते हैं अपन। तो स्टील के फ्रेम का चश्मा, एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी, है ना। स्टील के फ्रेम का चश्मा लगाए हुए और धूल से सने हुए कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। एन ओल्ड मैन विथ स्टिल रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ सेट, यानी बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? बाय द साइड ऑफ द रोड, साइड के, वो रोड के साइड में। ठीक है ना। देयर वॉज अ पेंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। यानी नदी के आर पार नावें जोड़कर एक पुल बनाया गया था, और उस पुल पर गाड़ियां, ट्रक, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे नदी पार कर रहे थे, है ना। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस यानी आर पार। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? आर पार। द रिवर एंड कार्ट्स, अक्रॉस द रिवर के आर पार किन किन को? पेंटून ब्रिज, एक पॉन्टून मतलब क्या होता है? पॉन्टून का अर्थ क्या होता है? नावों के आधार पर नदी के ऊपर बना हुआ पुल, है ना। ऐसा पुल जो नावों को जोड़ के बनाया गया है ना। देयर वॉज, वहां पर, पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर के आर पार बनाया गया, और
कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। और कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इसको क्या कर रहे थे? क्रॉस कर रहे थे, ठीक है ना। द मूल ड्रॉन कार्ट्स staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels। यानी कि खच्चरों द्वारा, किसके द्वारा? खच्चरों द्वारा। खच्चरों का यहाँ पर क्या मतलब है? खच्चर किसे कहते हैं? द मूल ड्रोन कार्ट्स, है ना। द मूल ड्रोन कार्ट्स staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the व्हील्स। यानी खच्चरों द्वारा खींची जा रही गाड़ियां पुल से नदी के किनारे तक की सीधी ऊंचाई पर डगमग करती चढ़ रही थी और सैनिक गाड़ियों के पहियों को उनकी ताड़ियों से, उनके जो ताड़ियां होती है ना, से धकेल कर सहायता कर रहे थे। यानी उसको, उस जो पुल था उस पर चढ़ा रहे थे और उस पुल के या उस नदी के उस पार तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कौन? सैनिक लोग, है ना। मूल ड्रॉन कार्ट्स का मतलब होता है खच्चर, ठीक है ना। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, मतलब ट्रक पूरी ताकत से चढ़कर सबसे आगे बढ़ रहे थे। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, ठीक है ना। आगे बढ़े तो लिख रखा है द पीजेंट्स। पीजेंट्स का क्या होता है बताएं तो जरा। किसान। द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। एंकल डीप डस्ट यानी कि किसान लोग पैरों पर टखनों तक की मिट्टी में जोर देकर चल रहे थे। एंकल यानी क्या होता है बताएं तो जरा। पता है क्या एंकल मतलब क्या होता है? टकने। क्या होता है? टकने। और प्लॉडेड मतलब क्या होता है? पैरों पर जोर देकर चल रहे थे, है ना। आगे बढ़े। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विथआउट मूविंग। लेकिन वह वृद्ध आदमी जिसकी हमने बात करी थी, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले वहीं बैठा था। कहाँ बैठा था? उस पुल पर। ही वॉज टू टायर्ड टू गो ऑन एनी फर्दर। ही वॉज टू TOO इसका मतलब होता है सो मच, यानी बहुत ज्यादा। और टू से TO जो लिख रखा है ना यहाँ पर, वो है से। तो यहाँ लिख रखा है ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, यानी कि वह इतना थका हुआ था कि आगे जरा सा चल भी नहीं सकता था। अभी क्या क्या पढ़ा अपन ने? एन ओल्ड मैन विथ स्टिल रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ सैट बाय द साइड ऑफ द रोड, है ना। एक बूढ़ा आदमी जो कि रोड के, जिसने क्या क्या पहन रखा है? जिसने रिम्ड स्पेक्टिकल यानी गोल स्पेक्टिकल यानी चश्मा पहन रखा है, एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स पहनकर कहाँ बैठा हुआ है? रोड के साइड में बैठा हुआ है। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज। पॉन्टून ब्रिज यानी ऐसा ब्रिज जो कि नावों को जोड़ जोड़ के बना हुआ है। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस यानी आर पार, द रिवर के आर पार बना हुआ है। एंड कार्ट्स यानी ठेले, ट्रक्स यानी ट्रक, मैन यानी आदमी लोग, वुमेन यानी महिलाएं लोग, एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे, वर क्रॉसिंग इट, और जो कि इस पॉन्टून ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। द मूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक, यानी द मूल ड्रॉन कार्ट्स यानी खच्चर स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विथ शोल्डर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। स्पोक्स यानी ताड़ियां होती है ना। तो सैनिकों के माध्यम से उन खच्चरों, उन गाड़ियों, उन जो ठेले हैं उनको धक्का दिया जा रहा था और उनको रिवर के उस पार पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। किसके द्वारा? सैनिकों द्वारा, यानी सोल्जर्स के द्वारा। दे ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, है ना। और जो ट्रक थे वो ग्राउंड अप, यानी वो ग्राउंड अप हो रहे थे, यानी ग्राउंड से ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, यानी वह इन सबसे आगे चलने की कोशिश कर रहे थे और वह ऐसा करने में कामयाब भी हुए। यानी ट्रक जो थे ना, वहां के ट्रक समझते हो ना, वो सबसे आगे थे। द पीजेंट्स प्लॉडेड। पीजेंट्स कौन होते हैं? किसान। द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल। एंकल यानी प्लॉडेड मतलब समझो पहले तो। द पीजेंट्स प्लॉडेड यानी पैरों पर जोर देकर, पैरों पर जोर देना और उसके माध्यम से चलना, ठीक है ना। द पीजेंट प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल। एंकल यानी क्या होता है? टखने। डीप डस्ट यानी अपने टखनों को वो डीप डस्ट में यानी गहरी
कीचड़ में डुबोकर आगे बढ़ रहे थे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन वह बूढ़ा आदमी वहीं बैठा हुआ था बिना हिले डुले। ठीक है, ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, लेकिन वह बिना हिले डुले वहीं बैठा हुआ था। वह इतना थका हुआ था कि आगे जरा सा चल भी नहीं सकता था। ठीक है, ये था अपनी यहाँ तक की कहानी। अब आगे बढ़े तो आगे लिख रखा है, इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हैड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड। इस लाइन का मतलब समझे तो, मेरा यह काम था, इट वॉज माई बिजनेस, मेरा यह काम था, टू क्रॉस द ब्रिज, कि पुल पार करके दूसरे सुरक्षित किनारे तक जाकर यह देखूं कि दुश्मन किस स्थान तक आगे बढ़ आया है। यानी किस स्थान तक जो दुश्मन लोग हैं वो आ रखे हैं, क्योंकि युद्ध का समय था ना, दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था इस देश पर। तो ये कौन कह रहा है? ये सैनिक कह रहा है। ठीक है ना। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, ये मेरा क्या था? ये मेरा काम था, ये मेरा काम था कि मैं पुल को पार करूं। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। एक्सप्लोर यानी क्या होता है? खोजना। एक्सप्लोर द ब्रिज हैड बियॉन्ड यानी क्या होता है बताएं तो? बियॉन्ड यानी उससे परे। क्या होता है? उससे परे, पुल का दूसरा सुरक्षात्मक किनारा। बियॉन्ड यानी होता है उससे परे। एक्सप्लोर द ब्रिज हैड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, कि किस स्थान तक जो सैनिक लोग थे वो आ चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, मतलब यह काम करके मैं पुल पर लौट आया था। आई डिड दिस, मैंने ये काम किया, एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और मैं ब्रिज पर वापस से लौट आया। मैंने ये काम कर दिया। क्या काम कर दिया? कि मैं देख के आ गया, ब्रिज को पार करके आया और देखा कि कहीं जो दुश्मन लोग हैं वो ज़्यादा पास तो नहीं आ गए, और ज़्यादा पास आ गए हैं तो मैं क्या करूँ? सुरक्षात्मक दृष्टि से उनका संभालूँ उन सबको। तो आगे बढ़ेंगे। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। मतलब अब पुल पर उतनी गाड़ियां नहीं थी। कब? जब सैनिक जाकर आए। कहाँ पर? वो उन्होंने पुल को पार करा, वो जो सैनिक था उसने पुल को पार करा। पुल को पार करके वे जब वापस आए तो जो पुल थी उस पर देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स, वहां पर ज्यादा कार्ट्स यानी ठेले नहीं थे। नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। यानी कि अब पुल पर उतनी गाड़ियां नहीं थी और पैदल चलने वाले भी बहुत कम लोग ही थे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अब भी वहीं बैठा था। ठीक है, अभी भी वह बूढ़ा आदमी जो था वह अभी भी कहाँ बैठा हुआ था? वहीं बैठा हुआ था जहां पर सैनिक उसको देख के गया था। तो अब आगे बढ़ेंगे। लिख रखा है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम। यानी तुम कहां से आ रहे हो? मैंने उससे पूछा। किसने? सैनिक ने पूछा। किससे पूछा? उस वृद्ध आदमी से, उस बूढ़े आदमी से, उस ओल्ड मैन से। ठीक है, क्या पूछा? वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम। यानी मैंने उससे पूछा तुम कहां से आ रहे हो? फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड। सैन कार्लोस से, उसने कहा और मुस्कुरा दिया। किसने कहा? उस वृद्ध आदमी ने कहा। किसने कहा? उस ओल्ड मैन ने कहा। क्या कहा? फ्रॉम सैन कार्लोस, यानी कहां से आ रहा हूं? सैन कार्लोस से आ रहा हूं। सैन कार्लोस एक जगह का नाम है। तो क्या कहा उस वृद्ध आदमी ने? सैन कार्लोस। और वो इसको कहकर कैसे, क्या रिएक्शन दिया उसने? मुस्कुराने लगा। एंड स्माइल्ड। ठीक है, फिर लिखा है आगे, दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल्ड। यानी कि वह उसके जन्म स्थान का शहर था। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, दैट वॉज हिज नेटिव यानी नेटिव टाउन यानी जन्म स्थान है ना। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट
एंड ही स्माइल्ड, यानी वह उसके जन्म स्थान का शहर था, इसलिए उसका उल्लेख करने से, यानी उसका बताने, जब वह उसके बारे में बता रहा था, जब वह सैन कार्लोस हो यानी उस नेटिव टाउन के बारे में बता रहा था, तो उसको प्रसन्नता हुई और वह मुस्कुरा दिया। ये उसके मुस्कुराने का कारण बताया है, ठीक है ना। इट वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही एक्सप्लेन्ड, यानी मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने समझाया। उसने उस सैनिक को बताया, उसको समझाया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई एनिमल्स, यानी मैं अपने एनिमल्स की देखभाल कर रहा था। ओ आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब ओ, उसकी बात बिना अच्छी तरह समझे हुए मैंने कहा। क्या कहा? ओ, ठीक है ना। यस ही सेड, आई स्टेयर्ड, यू सी, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, यानी कि हाँ, उसने कहा मैं जानवरों की देखभाल करते हुए वहां रुक गया था। सैन कार्लो छोड़कर आने वाले लोगों में मैं अंतिम व्यक्ति था। कौन था? ये बूढ़ा आदमी, ये ओल्ड मैन, ये लास्ट व्यक्ति था सैन कार्लोस को छोड़ने को। क्यों? क्योंकि ये जो वो इसके जो एनिमल्स है ना, जिनको ये पालता था, उनकी देखभाल करने में। यस ही सेड, उसने कहा। आई स्टेयर्ड, मैं रुका हुआ था। यू सी, तुमने देखा। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, क्योंकि मैं वहां रुका हुआ था, क्योंकि मैं टेकिंग केयर, मैं एनिमल्स को टेक कर रहा था, उनकी केयर कर रहा था, ठीक है ना। आई वॉज द लास्ट वन, मैं उनमें से अंतिम व्यक्ति था। टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, टाउन को छोड़ने वाला मैं लास्ट व्यक्ति था। क्लियर है? देखो, ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेपर्ड नॉर अ हर्ड्समैन, एंड आई लुक्ड एट हिज black dusty claws and his grey dusty face and his still rimmed spectacles and said, what animals were they? What animals were they? वह कोई गडरिया अथवा ग्वाला या चरवा जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, और मैंने उसके काले धूल से सने कपड़ों और धूल से ढके चेहरे और स्टील के फ्रेम वाले चश्मे की तरफ देखा और कहा, वह क्या जानवर थे? वे क्या जानवर थे? इस सैनिक ने पूछा। इस सैनिक ने क्या पूछा? क्या वे जानवर थे क्या? तो आगे जवाब आता है उस ओल्ड मैन का, वेरियस एनिमल्स ही सेड एंड शुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम। मतलब अनेक प्रकार के जानवर, उसने कहा और अपना सिर हिला दिया, मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। क्या बोला ओल्ड मैन? क्या बोला? वेरियस एनिमल्स, अनेक प्रकार के जानवर। ही सेड, उसने कहा। एंड शुक हिज हेड, शुक यानी उसने अपना हेड को यानी सर को हिलाया। आई हैड टू लीव देम, मुझे उनको छोड़कर आना पड़ा, ठीक है ना। व्हाट एनिमल वर दे? आई आस्क्ड। व्हाट एनिमल्स वर दे? आई आस्क्ड, यानी सैनिक ने पूछा। सैनिक ने क्या पूछा? वे क्या जानवर थे? मैंने पूछा, सैनिक ने पूछा वे क्या जानवर थे या वो कौन से जानवर थे जिनको आप छोड़कर आए वहां पर। तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, देयर वर टू गॉड्स, देयर वर टू गॉड्स एंड अ कैट एंड देन देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजियंस। पिजियंस यानी क्या होता है? कबूतर। क्लियर है? मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? 2 बकरियां और 1 बिल्ली और कबूतरों के 4 जोड़े। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको अभी इससे तैयार करके रखो। 2 बकरियां थी, 2 गॉड्स, देयर वर 2 गॉड्स एंड अ कैट, यानी एक कैट थी, एंड फिर देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजियंस। देयर वर 4 पेयर्स यानी 4 कबूतर नहीं थे, 4 पेयर्स यानी एक पेयर होता है 2 कबूतर्स का, है ना। तो कितने हो गए? 8 कबूतर हो गए। 8 कबूतर थे जिनको हम डिवाइडेड कर रहे हैं किन में? 4 पेयर्स में। देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजियंस, ठीक है ना। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, यानी और तुम्हें उनको छोड़ना पड़ा? मैंने पूछा। किसने पूछा? सैनिक ने पूछा। क्या पूछा? एंड यू हैड टू लीव देम, और क्या तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा? ठीक है, ये पूछा। तो बूढ़े आदमी का क्या जवाब था? यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। क्या है? आर्टिलरी।
हाँ, तोप खानों के कारण। आर्टिलरी का अर्थ क्या होता है? तोप खानों के कारण। यस, क्योंकि वहां बहुत सारी तोपें चल रही थी ना। अरे भाई, युद्ध का माहौल चल रहा है, यहाँ कोई खुशहाली नहीं चल रही है, ठीक है। तो याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था युद्ध का माहौल चल रहा है, यहाँ से वहां बमबारी चल रही है, ठीक है। यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। आर्टिलरी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तोप खाने, ठीक है। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। कैप्टन यानी कप्तान ने तोप खाने के कारण मुझे जाने के लिए कह दिया, ठीक है ना। कप्तान यानी जो वहां का निरीक्षक था, उसने कहा कि तुम जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारे को तोप लग जाएगी और तुम मर जाओगे, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? आगे बढ़े। एंड यू हैव नो फैमिली? आई आस्क्ड, वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वेयर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। यानी कि और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? मैंने पूछा। किसने पूछा? सैनिक ने पूछा कि और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? पुल के दूर के अंतिम सिरे यानी किनारे का सावधानी से निरीक्षण करते हुए जहां शेष अंतिम गाड़ियां ढलान से नीचे उतर रही थी। यानी जो सैनिक था उसने दूर किनारे पर देखा। किनारा यानी यहां पर देखो। आई आस्क्ड, वॉचिंग द फार। वॉचिंग मैं देख रहा था। कौन देख रहा था? सैनिक देख रहा था। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, दूर तक देख रहा था। फार यानी क्या होता है? दूर, और एंड यानी द फार एंड ऑफ द ब्रिज यानी ब्रिज के अंत तक। ब्रिज का अंत क्या होता है? किनारा। तो ब्रिज के किनारे तक जहां अ फ्यू लास्ट कार्ट्स, फ्यू यानी बचे हुए, लास्ट यानी अंतिम, कार्ट्स यानी ठेले, जहां फ्यू लास्ट कार्ट्स थे, वेयर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, जो पुल था उसके ढलान, स्लोप यानी क्या होती है? ढलान। ढलान से नीचे हरिंग यानी जल्दी जल्दी उतर रहे थे, ठीक है ना। ये सब देखते हुए उसने पूछा। किससे पूछा? उस बूढ़े आदमी से। एंड यू हैव नो फैमिली? क्या तुम्हारी और कोई फैमिली है? क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? ये पूछा, ये सब देखते हुए। तो बूढ़े आदमी का जवाब सुनिए, क्या कहा उसने? नो, ही सेड, ओनली द एनिमल्स, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले अपन इसका मतलब समझते हैं। नो, ही सेड ओनली द एनिमल्स, इसका मतलब है नहीं, उसने कहा केवल जानवर, उसकी कोई फैमिली नहीं है। किन के अलावा? सिर्फ जानवरों के अलावा। जानवर ही उसकी फैमिली है। फैमिली के नाम पर सिर्फ उसके पास कौन थे? उसके जानवर थे। ओनली द एनिमल्स लिख रखा है ना। नो, ही सेड ओनली द एनिमल्स, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, यानी कि बिल्ली तो ठीक ठाक रह लेगी। बिल्ली तो ठीक ठाक रह लेगी। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, ठीक है ना। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स। यानी कि बिल्ली अपनी देखरेख स्वयं कर सकती है, किंतु मैं नहीं सोच सकता कि अन्य जानवरों का क्या होगा। वे इस परेशानी में है कि कैट तो अपना देखभाल कर लेगी, अपनी सुरक्षा कर लेगी, लेकिन मुझे और जो जानवर हैं उनका मुझे पता नहीं कि वो कैसे रह पाएंगे इस युद्ध के माहौल में। और कौन कौन थे? भूल गए क्या? 2 goats, 1 cat and 4 pairs of pigeons. 2 goats, 1 cat and 4 pairs of pigeons. याद रखना, याद होना चाहिए। यही मेन चीजें हैं। एक पार्ट को याद करने का यही थोड़ी मेन चीजें होती हैं कि 1-2 बातें याद रखो तो पूरी स्टोरी अपन को याद रखती है ना। तो आगे लिख रखा है व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू? आई आस्क्ड, यानी कि किसने पूछा? सैनिक ने पूछा। क्या पूछा? तुम कौन सी राजनीतिक पार्टी के हो? तुम कौन सी राजनीतिक पार्टी के हो? व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, ठीक है ना। तो जवाब में सुनिए क्या हुआ, क्या बोला वृद्ध आदमी ने। आई एम विथआउट पॉलिटिक्स, ही सेड। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, उसने कहा। किसने कहा? उस वृद्ध आदमी ने। आई एम 76 years old, आई एम 76 years old। मैं 76 वर्ष का हूं। मैं कितने वर्ष का हूं? 76 वर्ष का हूं। यह भी प्रश्न है आपके पीछे जो टेक्स्ट बुक है उसमें यह भी प्रश्न है
ओल्ड मैन जो था ना वो कितने वर्ष का था? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड मैन, ठीक है ना। तो कितने वर्ष का था वो? 76 का, 76 वर्ष का था। याद रखना, आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर। मतलब मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूं और मैं सोचता हूं कि मैं अब और आगे नहीं जा सकता। ऐसा कौन कह रहा है? वो ओल्ड मैन कह रहा है। आगे बढ़े तो लिख रखा है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप आई सेड, यानी सैनिक ने कहा रुकने के लिए यह स्थान अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, यानी यह रुकने के लिए सही स्थान नहीं है। सैनिक ने कहा, इफ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोर्टोजा। अब यहाँ टोर्टोजा क्या है? एक स्थान का नाम है, ठीक है, एक नगर समझ लो। रुकने के लिए यह सही स्थान नहीं है, मैंने कहा, यानी सैनिक ने कहा, यदि तुम व्यवस्था बैठा सको तो ऊपर की सड़क पर ट्रक जा रहे हैं जहां यह सड़क आगे टोर्टोसा के लिए विभाजित हो जाती है, यानी टोर्टोसा के लिए विभाजित हो जाती है, यानी अलग हो जाती है। आगे लिखा है, आई विल वेट अ वाइल ही सेड एंड देन आई विल गो। मतलब मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा, उसने कहा, और तब मैं चला जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो? ये ट्रक कहां जा रहे हैं? किसने पूछा? ये उस बूढ़े आदमी ने। टूवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम। टूवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम। अरे ये लाइन समझ में तो आई ना इसके ऊपर वाली, आई विल वेट अ वाइल ही सेड एंड देन आई विल गो। वेयर डू द ट्रक्स गो? ठीक है ना, पहले इस लाइन का मतलब समझो, आई विल वेट अ वाइल ही सेड एंड देन आई विल गो। इसका मतलब होता है मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा, यानी मैं थोड़ी देर रुकूंगा और फिर मैं चल दूंगा, अपने आप ही चल दूंगा। ये किस बात पे कहा उसने? ये सैनिक की कौन सी बात पे कहा उसने? दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप आई सेड इफ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोर्टोजा। यानी ये रुकने का सही स्थान नहीं है। सैनिक ने कहा था ये रुकने का सही स्थान नहीं है। अगर तुम थोड़ी कोशिश कर पाओ, यदि तुम थोड़ी कोशिश कर पाओ तो ऊपर वाली जो सड़क है ना, ब्रिज के ऊपर वाली जो सड़क है, वहां पर कुछ ट्रक जा रहे हैं, उनमें तुम्हारे को मैं बिठा दूंगा और तुम टोर्टोजा में कहीं तुम्हारे को जाना हो तो चले जाना। तो इस पर जवाब दिया किसने? सैनिक ने। आई विल वेट, उस वृद्ध आदमी ने जवाब दिया, आई विल वेट अ वाइल ही सेड एंड देन आई विल गो। मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा और फिर चल दूंगा। वैसे ही है, वेयर डू द ट्रक्स गो? वैसे ही है, जो ट्रक हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वेयर डू द ट्रक्स गो? तो सैनिक इसके जवाब देता है, क्या देता है जवाब? टूवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम। सैनिक बोलता है बार्सिलोना की तरफ, मैंने उससे कहा। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड बट थैंक यू वेरी मच। मैं उस और किसी को नहीं जानता हूं। किसने बोला? उस वृद्ध आदमी ने बोला। उसने पूछा था ना, वेयर डू द ट्रक्स गो? अगर ट्रक कोई उसकी जानी पहचानी जगह पे जाते तो वह कुछ सोचता, लेकिन ट्रक कहाँ जा रहे थे? बार्सिलोना जा रहे थे। तो उसने क्या कहा? आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में, है ना, उस दिशा को मैं नहीं जानता, ये उस दिशा में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। ही सेड, उसने कहा, बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी जानकारी थी। थैंक यू अगेन वेरी मच, आपको पुनः बहुत धन्यवाद, उस वृद्ध आदमी ने कहा। इतना कहा, उसके बाद क्या हुआ देखे तो, ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, देन सेड, हैविंग टू शेयर हिज वरी विथ समवन, दैट कैट विल बी ऑल राइट। मतलब उसने मेरी ओर शून्य भाव और थकान सी निगाह से देखा। ही लुक्ड एट मी, उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। कैसे देखा? वेरी ब्लैंकली,
ब्लैंकली यानी बिल्कुल शून्य भाव से, एंड टायर्डली और परेशानी के भाव से, देन सेड फिर उसने मुझसे कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विथ समवन, द कैट विल बी ऑल राइट, द कैट विल बी ऑल राइट। यानी उसने मेरी और शून्य भाव और थकान सी निगाह से देखा और फिर अपनी चिंता को किसी के साथ बांटने के लिए उसने कहा, बिल्ली ठीक ठीक रहेगी, मुझे विश्वास है, बिल्ली ठीक ठीक रहेगी। अभी भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको अपनी थकावट, उसको अपने मरने की वो नहीं है, उसको उन एनिमल्स की बहुत चिंता है जिसको वह छोड़कर आया है वहां पर, है ना। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, द कैट विल बी ऑल राइट, कि बिल्ली ठीक ठाक रहेगी, मुझे विश्वास है, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। देयर इज नो नीड टू बी अनक्विट अबाउट द कैट, यानी कि बिल्ली के विषय में बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अनक्वाइट यानी क्या होता है, बेचैन होना। देयर इज नो नीड, नीड यानी आवश्यकता, देयर इज नो नीड, उसके विषय में आवश्यकता करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, नो नीड, देयर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, यानी कि बिल्ली के विषय में बेचैन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन अन्य, लेकिन औरों का क्या, औरों का यानी कैट तो हो गई, बची कौन, दो गॉट्स, है ना, 2 बकरियां और 4 पिजियंस, पेयर्स ऑफ 4 पिजियंस, है ना। बट द अदर्स, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, लेकिन अन्य, अब अन्य पशुओं के विषय में तुम क्या सोचते हो, है ना। तो जवाब आता है, वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, यानी जवाब क्या आता है, क्यों वे इस संकट से संभवतः बचकर सही सलामत निकल आएंगे, है ना। यू थिंक सो, क्या आप ऐसा सोचते हैं, है ना। समझो ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड ट्राइडली, ये कौन कह रहा है, ये सैनिक कह रहा है उसकी बात को, किसकी बात को, बूढ़े आदमी की बात को। फिर वो जो बूढ़ा आदमी है वो किससे पूछता है, उस सैनिक से पूछता है, वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट। तो उसके जवाब में क्या आता है, क्यों वे इस संकट से संभवतः बचकर सही सलामत निकल आएंगे। क्या आप ऐसा सोचते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं, यू थिंक सो। तो आगे बोलता है, वाई नॉट, आई सेड वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट्स, है ना। जवाब आता है, क्यों नहीं, दूर अंतिम किनारे जहां अब गाड़ियां नहीं थीं की और सावधानी से निरीक्षण करते हुए मैंने कहा, क्यों नहीं निकल सकते वो, क्या बात हो गई। उसने ऐसा कैसे, क्या देखते हुए कहा, वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट्स, जहां पर अब कोई भी कार्ट्स या ठेले वेले नहीं थे। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, यानी किंतु वे तोपखाने के सामने क्या करेंगे, जबकि मुझे ही तोपखाने के कारण वह स्थान छोड़ने के लिए कह दिया गया था, है ना। समझ रहे होंगे आप। फिर आगे बढ़ेंगे, डिड यू लीव द डोव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, सैनिक ने पूछा, क्या तुमने फाख्ता यानी एक पक्षी या कमेडी के पिंजरे को खुला या बिना ताले लगे छोड़ दिया था। मैंने पूछा, सैनिक ने पूछा, डिड यू लीव द डोव केज अनलॉक्ड, क्या तुमने पिंजरे को अनलॉक छोड़ा था, क्या उसको बिना ताला लगाए छोड़ा था। तो जवाब आता है, यस, हाँ छोड़ा था। बूढ़े आदमी का जवाब क्या आता है, यस, हाँ छोड़ा था। देन दे आई विल फ्लाई, तब तो वह उड़ जाएंगी, कैट चली गई, उड़ने की बात किसकी हो रही है, पिजियंस की, है ना। देन दे विल फ्लाई, तब तो वह उड़ जाएंगी। आगे बोलता है, यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, यानी हाँ निश्चित रूप से वे उड़ जाएंगी। बट द अदर्स, किंतु दूसरों का, 2 बकरियां भी तो थी। अब जो कैट है, जो बिल्ली है, उसका विश्वास तो बूढ़े आदमी को है कि वो बच जाएगी, ठीक है। फिर पिजियन का उसने विश्वास दिला दिया, किसने, सैनिक ने विश्वास दिला दिया कि वे उड़ जाएंगे। फिर अदर्स कौन बचा, वो बचा था 2 गॉड्स,
तो उनके विषय में पूछ रहा है कौन? बूढ़ा आदमी। बट द अदर्स इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स ही सेड, यानी कि दूसरों के विषय में नहीं सोचना अच्छा होगा, उसने कहा। किसने? सैनिक ने कहा, क्योंकि अब वो पता है आपको मर ही जाएंगे, वो तोप खाने के आगे मर ही जाएंगे, ठीक है ना। तो सैनिक ने कहा दूसरों के विषय में मत सोचो, उनके सोचने के कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। यदि तुम आराम कर चुके हो तो मैं जाता हूँ, मैंने उकसाते या उत्तेजित करते हुए कहा, खड़े हो जाओ और अब चलने का प्रयास करो। किसने कहा? सैनिक ने कहा। क्या कहा? इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, अगर तुमने अपनी थकान पूरी कर ली हो तो मैं निकलता हूँ। आई वुड गो, मैं निकलता हूँ। आई अर्ज्ड यानी मैं उकसाता हूँ, मैंने उसको उकसाया। किसको? किसको उकसाया? उस बूढ़े आदमी को उकसाया। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, उठो और चलने की कोशिश करो। तो जवाब आता है थैंक यू ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, स्वेप्ट फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, यानी कि धन्यवाद उसने कहा। किसने कहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा धन्यवाद, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, है ना। क्या लिख रखा है? ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट एंड गॉट टू हिज, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वेप्ट फ्रॉम साइड टू साइड, उसका शरीर इधर उधर झूमने लगा या हिलने लगा। स्वेप्ट यानी हिलना, स्वेप्ट फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर हिलने लगा। एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन दी डस्ट, हिलने लगा और फिर मिट्टी में पीछे की तरफ बैठ गया, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही सेड डली, बट नो लॉन्गर टू मी। मतलब मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने निरसता से कहा, लेकिन वह मुझसे नहीं कह रहा था। वह सैनिक से नहीं कह रहा था, वो जो बूढ़ा आदमी था वो सैनिक से नहीं कह रहा था, वह मन में कह रहा था आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं सिर्फ अपने एनिमल्स की देखभाल कर रहा था। ये कितना दुखद है ना। वो अपने उस भाव को दर्शा रहा है, उस चित्र को दर्शा रहा है कि वह सिर्फ अपना नॉर्मल काम कर रहा था, तब एक बम गिरा और ऐसी परिस्थितियां हो गई कि मुझे वहां से जाना पड़ा, अपने एनिमल्स को छोड़कर आना पड़ा। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही सेड डली, उसने डली यानी बहुत निराशाजनक कहा, उसने बहुत धीरे कहा। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन उसने मुझसे नहीं कहा आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। उसने फिर से ये कहा देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, यानी उस वृद्ध आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो बहुत निराश हो गया था ना। उसके फैमिली में उन एनिमल्स के अलावा कुछ नहीं था, है ना। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उस वृद्ध आदमी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द fascists were advancing towards the Ebro, यानी कि ये ईस्टर का रविवार का त्योहार था और फांसीवादी लोग एब्रो नदी की ओर बढ़ रहे थे। ये जो पूरा माहौल चल रहा है और जो वहां का दिन था वो कौन सा दिन था? ईस्टर संडे था। कौन सा संडे था? ईस्टर संडे। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द fascists का मतलब क्या था? फांसीवादी लोग। fascists were advancing टुवर्ड्स दी इब्रू, है ना। इब्रू एक नदी का नाम है, ठीक है ना। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा? ये ईस्टर का रविवार का त्योहार था और फांसीवादी लोग एब्रो नदी की ओर बढ़ रहे थे, है ना। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, यानी उस दिन काले बादल, ओवरकास्ट यानी काले बादल। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट यानी बादल, डे विथ अ लो सीलिंग सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, यानी कि उस दिन काले बादल नीचे तक छाए हुए थे, यानी जो काले बादल थे वो नीचे तक छाए हुए थे। डेट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, यानी उस दिन काले बादल नीचे तक छाए हुए थे, इसलिए उनके हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। किनके? वो जो जो युद्ध वाले थे ना, उनके हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। यह बात
तथा यह तथ्य कि बिल्लियां अपनी देखभाल स्वयं कर लेती हैं उस बूढ़े आदमी के लिए एकमात्र सौभाग्य की बात थी। ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है उस वृद्ध आदमी के लिए सौभाग्य की बात क्या थी। तो ये लास्ट वाली जो लाइन थी वो क्या होगी, डेट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर themselves was all the good luck that old man would ever have। ठीक है ना। तो सौभाग्य की बात ये थी कि वो सोच रहा था कि जो कैट थी वह अपने आप को संभाल लेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब